हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रल डोमेन पूर्णांकीय प्रांत के बारे में। और इससे जस्ट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग, यानी रिंग्स के स्पेशल टाइप्स के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया था कि बूलियन रिंग होती है, विद जीरो डिवाइजर होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स होता है, ठीक है, और रिंग विद जीरो डिवाइजर्स होती है। तो ये चार टाइप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इंटीग्रल डोमेन के अंदर बहुत यूज आने वाले हैं वो चारों टाइप, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं इसका इंटीग्रल डोमेन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी, ठीक है। तो डेफिनेशन कहते हैं ए रिंग आर, ठीक है, ए रिंग आर इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन, इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन if it is a commutative ring with unity, एक तो ये कंडीशन लगनी चाहिए। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और एक दो कंडीशन ये होगी, और ये कंडीशन हो जाती है एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो ये मैंने आपको स्पेशल टाइप्स में इसकी डेफिनेशन करवाई थी। विदाउट जीरो डिवाइजर मतलब उसके अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। इस तरीके की जो रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन होती है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर्म में लिखना चाहो आप तो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं if ring R is a फर्स्ट कंडीशन है, क्या होनी चाहिए वो, रिंग विद यूनिटी। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको करवा चुकी हूँ, रिंग विद यूनिटी, या फिर इसको बोल देते थे अपन तत्समकी रिंग। तत्समकी रिंग का मतलब क्या है कि उस रिंग के अंदर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और सेकंड टाइप था इसका, मतलब और क्या होनी चाहिए ये रिंग, डेफिनेशन से पता चल रहा है। और रिंग होनी चाहिए कम्यूटेटिव रिंग, मतलब इसमें क्रम नियमितता लगनी चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन है इसकी विदाउट जीरो डिवाइजर्स। जो भी रिंग है वो क्या होनी चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तीन कोई भी रिंग है, अगर वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है तो वो रिंग आपकी क्या कहलाती है, इंटीग्रल डोमेन कहलाती है। दो डेफिनेशन है इसकी, दोनों ही सही है। रिंग आर इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यानी इन दोनों कंडीशन को एक साथ क्या बोल देते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बोल देते हैं, ठीक है। और एक और कंडीशन एंड विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए, तो वो रिंग हमारे इंटीग्रल डोमेन होती है। अब आपको मैंने जस्ट बता चुकी हूँ पहले भी कि जितने भी सेट हैं वो सारे के सारे अपनी रिंग, वो सारे के सारे रिंग विद यूनिटी होते हैं, मतलब उनके अंदर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो सबके लिए सेटिस्फाई होती ही होती है। हम सब जितनी भी रिंग्स अपने को प्रूफ करने को बोली जाएगी कि वो इंटीग्रल डोमेन है तो वो रिंग विद यूनिटी तो होती ही होती है। और सेकंड कंडीशन है हमारी कम्यूटेटिव रिंग की, तो सारी की सारी रिंग कम्यूटेटिव होती हैं, बट एक को छोड़कर, किसको छोड़कर, अगर उस रिंग के अंदर, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म के एलिमेंट पड़े हुए हों, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर एलिमेंट पड़े हुए हों तब वो जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग को सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म के एलिमेंट पड़े हो तो उसको छोड़कर बाकी जितने भी रिंग होती है आपकी जेड, क्यू, सी और आर। जेड मतलब आपका सेट ऑफ इंटीजर, क्यू मतलब आपका रेशनल नंबर, ठीक है, और सी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। वो सारे के सारे रिंग्स होंगी, वो सारे के सारे कम्यूटेटिव होती हैं, बट जो मैट्रिक्स फॉर्म में एलिमेंट नहीं होती, तो आपको पता है क्योंकि जो भी कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई के लिए वो कोई भी रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म वाले एलिमेंट को छोड़कर वो कम्यूटेटिव नहीं होगी। मैट्रिक्स वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे की सारी रिंग्स वो कम्यूटेटिव होती है। फिर थर्ड कंडीशन हमारी विदाउट जीरो डिवाइजर, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा हर एक रिंग के अंदर, ठीक है। तो मेन आपकी थर्ड कंडीशन ही चेक करनी पड़ती है आपको इंटीग्रल डोमेन के अंदर। बाकी शुरू वाली दो तो आपको अगर आप टेबल बनाते हो तो टेबल से बहुत इजीली समझ में आता है, टेबल से क्लियर हो जाता है। और रिंग विद यूनिट तो मैंने आपको बताया कि हर एक
रिंग के अंदर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एक्सिस्ट करता है। तो ये सबके लिए कॉमन है। कम्यूटेटिव रिंग सिर्फ इसको छोड़कर बाकी सारी की सारी कम्यूटेटिव होती हैं और विदाउट जीरो डिवाइजर आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था इंटीग्रल डोमेन के बारे में। एक इसके साथ एक और चीज़ है कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर मैक्सिमम 2 एलिमेंट एक्सिस्ट करने चाहिए। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन में मैक्सिमम 2 एलिमेंट एक्सिस्ट करने चाहिए। एक्सिस्ट करने चाहिए, क्यों करने चाहिए? क्योंकि उसकी थर्ड कंडीशन क्या कहती है? विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर की कंडीशन क्या होती है? a डॉट बी इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो। मतलब जब a डॉट b इक्वल टू जीरो होगा तो या तो a जीरो होना चाहिए या b जीरो होना चाहिए। ठीक है, और अब वो इसका ये रिमार्क ही ले लो इसका, ये आपको याद रखना है कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर मैक्सिमम 2 एलिमेंट एक्सिस्ट करने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि दोनों में से एक एलिमेंट जीरो होगा और एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा। तो वो लिख लो एलिमेंट करने चाहिए। क्यों? बिकॉज जो उसका एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। एक एलिमेंट नॉन जीरो होना ही चाहिए, इसलिए उसमें 2 एलिमेंट एक्सिस्ट करने ही चाहिए जिसमें से एक नॉन जीरो हो जाए और एक जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये इंटीग्रल डोमेन का रिमार्क था। अब आपको ये बताना है कि इंटीग्रल डोमेन का जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के अंदर आपको इंटीग्रल डोमेन प्रूव कैसे करना है, क्योंकि रिंग विद यूनिटी चेक करते हैं। अब डायरेक्ट तो पता चलने से रहा, टेबल बनानी पड़ती है उसकी। सेकंड कम्यूटेटिव रिंग चेक करेंगे, फिर थर्ड कंडीशन है इसकी विदाउट जीरो डिवाइजर की, वो चेक करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसकी कंडीशंस बता देती हूँ आपको कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो क्या होती है? इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए हम कंडीशंस करने चाहिए, किन कंडीशंस के अंदर वो इंटीग्रल डोमेन होता है। ठीक है, तो कंडीशंस के अंदर करने जा रहे हैं चेक हम। तो फर्स्ट जो भी रिंग आपको गिवन है वो प्लस के लिए क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं रिंग जब हमने शुरू करी थी। ठीक है, सेकंड वो मल्टीप्लाई के लिए कोई भी रिंग है वो मल्टीप्लाई के लिए सेमी अबेलियन ग्रुप होनी चाहिए। सेमी अबेलियन ग्रुप होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है इसका थर्ड पार्ट कि थर्ड क्या होना चाहिए? थर्ड है उसका कि उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगना चाहिए। और फोर्थ है इसका आपके पास जो मेन है वो क्या होनी चाहिए? विदाउट जीरो डिवाइजर्स होनी चाहिए। विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, 4 कंडीशन। अभी चारों कंडीशन के अंदर काम क्या करना है? अब प्लस के लिए अबेलियन होने के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, जिसमें से आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है? जिसमें आपकी फर्स्ट कंडीशन है कि प्लस के लिए अबेलियन के लिए फर्स्ट कंडीशन होती है प्लस के लिए एसोसिएटिविटी लगनी चाहिए। इसके अंदर एसोसिएटिविटी। ठीक है, आपको पता है ये कंडीशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। एसोसिएटिविटी प्लस के लिए कैसे चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी एसोसिएटिविटी, सार्थकता बोलते हैं इसको। सेकंड कंडीशन है कि वो प्लस के लिए क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव होना चाहिए। प्लस के लिए कम्यूटेटिव होना चाहिए, ये भी मैं बता चुकी हूँ कैसे होगा कि अगर a प्लस बी कर रहे हो तो वो इक्वल b प्लस सी होना चाहिए। ठीक है, थर्ड उसमें उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एक्सिस्ट करना चाहिए। तो प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? जीरो। तो प्लस वाली टेबल के अंदर जीरो एक्सिस्ट करना चाहिए। ठीक है, लास्ट एंड फोर्थ क्या होती है उसके अंदर? उसका इनवर्स एक्सिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप की 4 कंडीशन है। ठीक है, एसोसिएटिविटी लगनी चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, उसमें इसका इनवर्स एक्सिस्ट करना चाहिए और वो उसमें उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एक्सिस्ट करना चाहिए। अब सेमी ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेमी अबेलियन ग्रुप के अंदर एक तो वो क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिविटी लगनी चाहिए। ठीक है, यानी a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है मल्टीप्लाई के लिए ही वो क्या होना चाहिए?
कम्यूटेटिव होना चाहिए। मल्टीप्लाई के लिए वो क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, यानी ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको बताया है कि ए मल्टीप्लाई, यानी इसमें मल्टीप्लाई और प्लस दोनों को मिलाकर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मिलता है। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल्स टू होना चाहिए ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि b प्लस सी को a से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा b मल्टीप्लाई ए प्लस सी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, फिर आती है विदाउट जीरो डिवाइजर। तो विदाउट जीरो डिवाइजर आपको पता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट है वो अगर किसी भी रिंग R से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो कब होगा, जब या तो a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो, दोनों में से एक एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए। तो अगर कोई भी रिंग है इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देती है तो वो रिंग आपकी क्या कहलाती है, एक इंटीग्रल डोमेन कहलाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रल डोमेन के बारे में। ये डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी रिंग R है इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन अगर वो कोई भी जो रिंग आपकी क्या कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए और उस पर कंडीशन लगनी चाहिए विदाउट जीरो डिवाइजर्स की। लग रही है तो वो रिंग आपकी क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होती है। फिर मैंने कंडीशन बता दी, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो उसका, ठीक है, प्रूव करने जा रहे हो कोई भी रिंग आपको गिवन है वो इंटीग्रल डोमेन है, तो आपको इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन लेके चेक करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, Z3 यानी सेट ऑफ इंटीजर ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए हैं 0, 1 एंड 2। अब 3 एलिमेंट है तो मॉड्यूल भी कितना लगेगा, 3 का ही लगेगा और ऑपरेशन है प्लस का और मल्टीप्लाई का। तो ये आपको कोई भी रिंग गिवन है, ठीक है, 0, 1 एंड 2 और प्लस मॉड्यूल 3 और क्रॉस मॉड्यूल 3। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इसको, ये जो रिंग आपको गिवन है रिंग Z3, इसको प्रूव करो कि ये क्या है, आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से आपको कोई भी रिंग दी हो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो, सबसे पहले क्या कर लिया करो, मॉड्यूल के हिसाब से उसकी टेबल रेडी कर दिया करो, उसके बाद हम उस पर कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो हम इसकी सबसे पहले टेबल बना रहे हैं। सबसे पहले प्लस के लिए बनेगी, प्लस के लिए टेबल बनेगी हमारे पास 0, 1 एंड 2, सेम 0, 1 एंड 2। ठीक है, प्लस के लिए करो 0 + 0, 0, 1 एंड 2, ये 1 एंड सॉरी मॉड्यूल इसमें 3 है ना, तो 2 और 1 2, सॉरी 1 और 1 2 और 1 और 2 3। अब यहाँ 3 नहीं लिखेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर हमारा 0, फिर यहाँ 2 और यहाँ रिमाइंडर 0। ठीक है, 2 और 2 4 करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 1। तो ये प्लस के लिए टेबल है, सेम टेबल हम मल्टीप्लाई के लिए रेडी करेंगे। ठीक है, सेम टेबल मल्टीप्लाई के लिए रेडी करते हैं, 0, 1, 2, 0, 1, 2 मल्टीप्लाई करो, ये तो 0, 0, 0 ही आना है। ठीक है, ये 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये 0, ये 2 और ये 4 होगा, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 1। तो देखो ये हमारे पास टेबल रेडी होगी। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन की कंडीशंस में चले जाओ। फर्स्ट कंडीशन है कि वो जो रिंग आपको Z3 दे रखी है वो प्लस के लिए क्या होनी चाहिए, एक अबेलियन ग्रुप होनी चाहिए। ठीक है, तो अबेलियन ग्रुप की फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि वो उस पर एसोसिएटिविटी लगनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहली कंडीशन चेक कर रहे हैं कि प्लस के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं। प्लस वाले टेबल में देखो सारे के सारे एलिमेंट पॉजिटिव है, 3 है, तीनों को 0 + 1 + 2 करके चलोगे। जैसे 0 + 1 + 2 कर दिया, इक्वल में 0 + 1 + 2 कर दिया। ठीक है, आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस के लिए क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, फिर उसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो प्लस के लिए कम्यूटेटिव भी होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने जैसे 2 + 1 ले लिया, इक्वल में 1 + 2 कर दिया, तो 3 = 3 आ गया। प्लस के लिए भी कम्यूटेटिव है। ठीक है, फिर 2 कंडीशंस बचती है आपके पास, क्या, एक तो उसमें उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और दूसरा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो आप टेबल से देखोगे। ठीक है, तो टेबल में देखो, अब अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी वो एलिमेंट रिपीट हो रहे हो जिस रो के अंदर, ठीक है, जिस रो के अंदर भी वो एलिमेंट रिपीट हो रहे हो वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इस रो में रिपीट हो रहे हैं,
फर्स्ट रो में ही आपके ये एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, देखो 0 1 एंड 2, तो 0 आपका इसके लिए क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी ई हो गया, ठीक है। इसका मतलब इस प्लस के अंदर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो गया। अब हम देखते हैं उसका क्या, उसमें उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी 0 है उस पर राउंड कर लिया करो, ठीक है। ये 0 तो इस पर हमने राउंड कर लिया, एक ये 0 इस पर राउंड और एक ये 0, ठीक है, 3 ही 0 है इसके अंदर। अब देखो 0, इस 0 का हम इनवर्स चेक करने जा रहे हैं कि 0 का इनवर्स कितना है। तो 0 के लिए 0 का 0 यहाँ मिल रहा है, तो 0 का ऊपर जाओ तो 0 का इनवर्स 0 ही मिलेगा। फिर 1 का इनवर्स चेक करने जा रहे हैं, तो 1 के लिए 0 पे जाओ, ठीक है, कॉलम में चेक करो 2 एलिमेंट, तो 1 का इनवर्स कौन होगा, 2 होगा। इसी तरीके से 2 के लिए कर रहे हैं, तो 2 का इनवर्स क्या होगा, 1 होगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसके हम क्या लिख देंगे, वी कैन easily see that from table first कि जो Z3 है वो +3 के लिए क्या है, फ्रॉम टेबल फर्स्ट Z3 + 3 is an अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अब इसके आइडेंटिटी एलिमेंट वगैरह बता दिए, ठीक है, तो विच इसमें लिख देते हैं, अबेलियन ग्रुप विच आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0, ठीक है, एंड inverse of 0 1 and 2 respectively क्या है, 0 का इनवर्स क्या है 0, 1 का इनवर्स क्या है 2 और 2 का इनवर्स क्या है 1, ठीक है। तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई अबेलियन ग्रुप के लिए कि Z3 + 3 क्या हो गया, एक अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है, और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके इनवर्स भी हमने बता दिए कि 0 का इनवर्स 0 है, 1 का इनवर्स 2 है और 2 का इनवर्स क्या है, इसके अंदर 1 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होगी प्लस के लिए। अब आपको सेकंड चेक करनी है, कौन सी, अब हम सेकंड चेक करने जा रहे हैं। सेकंड क्या कह रही थी हमारी, वो सेमी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो सेमी अबेलियन ग्रुप की कंडीशन क्या कहती थी कि वो मल्टीप्लाई के लिए उसमें क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव होनी चाहिए, मल्टीप्लाई के लिए उसमें एसोसिएटिविटी लगनी चाहिए, और मल्टीप्लाई के लिए उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, और इनवर्स भी इसीलिए होता है सिर्फ, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कम्यूटेटिव रिंग चेक करने के लिए ट्रिक बताई थी कि ऐसे चले जाओ कि 0 0 0 सेम होने चाहिए, ये भी 0 0 होना चाहिए, ये 1 से 2 जा रहा है नीचे, ये 1 से 2 जा रहा है, इसका मतलब कम्यूटेटिव है, ठीक है। फिर भी आप चेक करना चाहो तो मैंने बताया था आपको एलिमेंट उठा लो कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए आप चेक कर लो। तो सबसे पहले एसोसिएटिविटी चेक करें तो वो सेम ही काम लगेगा कि आप 0 × 1 × 2 करते हो या 0 × 1 × 2 करते हो, आंसर सेम आना है आपका, ठीक है, 0 ही आना है। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिव है। फिर कम्यूटेटिव चेक करने हैं तो कम्यूटेटिव के लिए आपको कोई भी 2 एलिमेंट उठाने हैं, ठीक है, दोनों को उठा के यानी 2 × 1 = 1 × 2 करते तो भी आंसर सेम आना चाहिए। मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव भी है, ठीक है। अब इसका अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे चेक करेंगे कि भाई देख लो किसमें रिपीट हो रही है लाइन्स, 0 1 2 किसमें रिपीट हो रही है, सिर्फ सेकंड रो के अंदर रिपीट हो रही है, इसका मतलब 1 हमारा मल्टीप्लाई के लिए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो बस लिख देंगे हम यहाँ पे कि फ्रॉम टेबल सेकंड it is clear that Z3 × 3 is an semi-abelian group which identity element is 1, ठीक है, ये हो गया।
अब थर्ड हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेम ही है। तो a क्रॉस b प्लस सी कर लो, तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 करोगे इक्वल में 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो भी आपके पास आंसर क्या आना है, सेम आना है। तो इसका मतलब वो क्या है, वो एक इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन देख लो आपकी क्या कहती है, सॉरी फोर्थ हमारा कि वो क्या होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तो विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए हम कोई भी दो एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई जीरो होना चाहिए, ठीक है, और उन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट है जो वो जीरो होना चाहिए और एक नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें से आप ऐसे कोई दो एलिमेंट उठा लो, ठीक है, जो एक जीरो हो और एक नॉन जीरो हो। तो जैसे मेरे पास ये वाला एलिमेंट है तो ये जीरो है, ठीक है, और ये वन लेंगे मैं नॉन जीरो। अब दोनों का मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास, जीरो। इसका मतलब जो मल्टीप्लाई वाली रिंग है वो विदाउट जीरो डिवाइजर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो मैंने इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 0 and 1 बिलोंग्स टू Z, ठीक है, किससे बिलोंग कर रहे हैं वो, Z से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, Z3 से बिलोंग कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इन ये दो एलिमेंट है, ठीक है, इनमें से कोई एक जीरो कोई एक नॉन जीरो है, तो a डॉट भी जीरो होना चाहिए। तो 0.1 हमारे पास जीरो आ रहा है, जिसमें से a इक्वल टू जीरो है और b इक्वल टू क्या है आपके पास 1 है। तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए भी कर रहा है, 0 2 के लिए भी कर रहा है, ठीक है, और 0 1 0 2 के लिए कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कोई वो जो आपको रिंग दे रखी है Z3 वो एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, फ्रॉम टेबल फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट Z3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इज एन इंटीग्रल डोमेन। और लास्ट में आप क्या लिख दोगे, hence Z3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिखते हैं, ये किसी रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। Z3 प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई 3 इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अब इसकी सारी की सारी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी है, तो ये एक इंटीग्रल डोमेन होता है। इस तरीके से चेक करते हैं किसी भी इंटीग्रल डोमेन को। डेफिनेशन तो इजी है, रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग और विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। फिर अगर अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रूफ कर रहे हैं, तब आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, प्लस के लिए अबेलियन होना चाहिए, मल्टीप्लाई के लिए सेमी अबेलियन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगना चाहिए, फोर्थ है वो विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तो मैंने सारी की सारी कंडीशन आपको एक एक करके सेटिस्फाई करवाई है कि एसोसिएटिविटी कैसे चेक करते हैं, कम्यूटेटिव कैसे चेक करते हैं, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ये जरूर याद रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट्स कैसे चेक करते हैं, जहाँ पर भी 0 1 2 वाली रो जो है नीचे कॉलम के नीचे टेबल के अंदर रिपीट हो जाए वो एलिमेंट, सेम एलिमेंट 0 1 2 है तो नीचे भी 0 1 2 आना चाहिए, तो वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इन्वर्स चेक करने के लिए आप 0 पे राउंड किया करो, 0 के लिए 0 कौन से कॉलम में आ रहा है तो वो देख लिया करो, तो वो एलिमेंट आपका उसका इन्वर्स होता है। सेम काम अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई वाले टेबल में चेक करना होता है। विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए मैं आपको बता चुकी, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ जिसमें से एक जीरो एक नॉन जीरो होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई देखो क्या टेबल के अंदर जीरो आता है, ऑब्वियस ही बात है आ रहा है, तो इसका मतलब जो भी रिंग आपको दे रखी है Z3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 वो एक इंटीग्रल डोमेन है। एक चीज़ आपको रिमार्क जो याद रखना है कि जो Z3 मतलब Z के अंदर कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो Z प्लस मल्टीप्लाई Q प्लस मल्टीप्लाई C प्लस मल्टीप्लाई और R प्लस मल्टीप्लाई, ये चारों की चारों रिंग्स क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन होती हैं। ये डायरेक्ट याद रखना, जब भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो वो आपको बस दिखाना है कि वो इंटीग्रल डोमेन है, पता तो है ही कि Z Q C और R ये सारी की सारी इंटीग्रल डोमेन होती है, मतलब ये चारों की चारों इन सारी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, सब में उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, कम्यूटेटिव होती है क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं होती, ठीक है, और एसोसिएटिविटी लगती है सब, और उसके बाद उसका इन्वर्स दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो Z Q C और R ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीग्रल डोमेन होते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को छोड़कर। नेचुरल नंबर का सेट कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है, ठीक है। तो Z Q C और R ये आपके इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम थ्योरम करने जा रहे हैं इंटीग्रल डोमेन पे। तो थ्योरम देखो, थ्योरम क्या बोल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी प्राइम नंबर्स वाले जितनी भी थ्योरम्स स्टार्ट करते चलिए।
तो अभी हम इंटीग्रल डोमेन पे एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी प्राइम नंबर्स वाले जितनी भी थ्योरम्स हैं वो सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहती है कि थ्योरम कह रही है कि कोई भी रिंग ZP आपको दे रखी है, ठीक है, वो इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ P इज प्राइम। तो आपको कंडीशन दे रखी है इफ एंड ओनली इफ वाली, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन के अंदर आपको दोनों तरफ से थ्योरम को प्रूव करना होता है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट आपको गिवन होता है वो लेके चलना होता है, और प्रूव करना होता, जो प्रूव करना होता है फिर बाद में उसको लेके चलना होता है, स्टेटमेंट प्रूव करना होता है, ठीक है। तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के अंदर आपको रिंग दे रखी है ZP, जिसके अंदर एलिमेंट है 0 1 एंड 2p-1, ठीक है, और प्लस p और मल्टीप्लाई p, ठीक है, और इस पे मॉड्यूल है। और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन में तो प्रूव करो जो p आपका नंबर है, ये वाला जो p है, ठीक है, उसके मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल p है, वो प्रूव करो कि वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। यानी जो मॉड्यूल में p पड़ा हुआ है ना उसके, वो प्रूव कर रहा है कि वो एक प्राइम नंबर है। तो हमें गिवन है कि वो कोई भी रिंग है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन है तो ऑब्वियस सी बात है Z जो होगी, अब Z तो पता है आपको कि रिंग विद यूनिटी भी होती है और कम्यूटेटिव रिंग भी होती है। थर्ड कंडीशन मेन है कौन सी, विदाउट जीरो डिवाइसेस वाली। तो वो बोल रहे हैं कि ZP है वो क्या है, एक विदाउट जीरो डिवाइजर है। विदाउट जीरो डिवाइजर इसका मतलब क्या है कि A डॉट B इक्वल टू 0 होगा कब, जब A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0, यानी दोनों में से कोई एक एलिमेंट 0 होना चाहिए। ये एक आइडेंटिटी है किसकी, विदाउट जीरो डिवाइजर की, ठीक है, विदाउट। अब उसने क्या बोला कि ले लेते हैं कि ZP क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। तो इंटीग्रल डोमेन है, तो इंटीग्रल डोमेन का मैंने डेफिनेशन में बताया था कि उसके अंदर मैक्सिमम 2 एलिमेंट एक्सिस्ट करने चाहिए, जिसमें से एक 0 हो जाए और एक नॉन जीरो हो जाए, ठीक है। तो हमने कोई 2 एलिमेंट ले लिए A और B है, वो किसी ZP से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कोई भी 2 एलिमेंट उठा लिए, वो जो हमें रिंग गिवन है ZP उससे बिलोंग कर रहे हैं। तो जब इसका मतलब क्या है कि जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसका मोड गिवन है P, ठीक है। तो A मल्टीप्लाई मोड P, ठीक है, और B इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और अगर ये इंटीग्रल डोमेन है इसका मतलब क्या है कि A इक्वल टू 0 होगा और B इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि P एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्रूफ करना है कि P एक प्राइम नंबर है। तो हम उसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल लेते हैं कि P प्राइम नहीं है, ठीक है, तो P भी नॉट अ प्राइम। अगर P एक प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर है उसको मैं लिख सकती हूँ P1 मल्टीप्लाई P2, ठीक है, और P1 P2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कोई नंबर P मिलता है जो एक प्राइम नंबर है। पर हम लेके ये चल रहे हैं कि ये वाला जो P है वो प्राइम नहीं है, ये क्या है, नॉट प्राइम है, ये प्राइम नहीं है। अगर ये प्राइम नहीं है तो यहाँ से एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ कि P1 और P2 दो प्राइम नंबर है। तो ये याद रखना कि दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा प्राइम मिलेगा, ठीक है। और मोड के थ्रू, ठीक है, मोड ले लो, हम मोड लेते हैं P1 एंड P2। तो यहाँ मैंने उस रिंग से कोई 2 एलिमेंट ले लिए और दोनों के दोनों प्राइम ले लिए। तो मैंने ले लिया 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। और यहाँ पर जो मोड लेना है वो प्राइम नंबर नहीं लेना, जो ऐसा एलिमेंट लेना जो प्राइम नहीं है, क्योंकि हम लेके चले कि P नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। तो मैंने ले लिया एलिमेंट क्या, 4, मल्टीप्लाई करो 6 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, यानी इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 2। और 2 मेरे पास क्या होता है, एक फिर से प्राइम नंबर होता है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसके अंदर कि मैंने कोई भी 2 नंबर्स का, 2 प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद उस पर जो मोड है वो क्या लगाया, ऐसा लगाया कि जो प्राइम नहीं है तो उनका जो मल्टीप्लाई करा मेरे को फिर से P मिला, यानी प्राइम नंबर मिला, 2 मिल गया। सेम इसी तरीके से आप 2 और 3 की जगह पर कोई भी और एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने ले लिया 2 and 5 ले लो, 2 and 5 ले लिया। मोड यहाँ पे ऐसा एलिमेंट लगाना जो प्राइम नहीं है, मतलब 4 लगा लिया, मेरे को मिला कितना, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा, फिर से 2 ही मिलेगा। 2 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो कहने का मतलब है कि 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर और ऐसी एलिमेंट से आप डिवाइड कर दो जो प्राइम नहीं है, तब आपको एक प्राइम नंबर मिलता है। तो ये रही वो कंडीशन कि जब P1 और P2 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको P मिलता है, और यहाँ पे ये वाला जो P है वो प्राइम नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अब आपके पास कंडीशन क्या आ रही है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अब ये कंडीशन तो लग रही है कि जब P1 P2 दोनों प्राइम नहीं है, बट हमारे पास जो रिंग दे रखी है वो तो 0 1 2 3 4 मतलब उसके अंदर सारे एलिमेंट एक्सिस्ट कर रहे हैं। तो मैं 2 प्राइम ना लेकर के यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं कौन सा एलिमेंट लूँ, एक प्राइम ले लिया और एक क्या ले लूँ, नॉट प्राइम ले लूँ। तो नॉट प्राइम मैंने क्या ले लिया, जैसे 4 ही ले लिया, और यहाँ पर जो एलिमेंट लेना वो तो हमें नॉट प्राइम ही लेना है।
तो मल्टीप्लाई करोगे 8 आता है और 8 को 4 से डिवाइड करो क्या मिलेगा 0। तो आपके पास क्या मिलेगा कि P1 और P2 का मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलता है 0, और ये मेरा P1 था ये P2 था, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 0 मिल गया, बट जो P1 है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है और P2 भी क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपको पता होगा ये कंडीशन किसकी होती है कि जो ये कंडीशन है वो किसकी होती है कि जब P1 एंड P2 तो 0 हो बट P1 इज नॉट इक्वल टू 0 हो और P2 भी नॉट इक्वल टू 0 हो। ये कंडीशन होती है विद जीरो डिवाइजर की, ये कंडीशन होती है विद जीरो डिवाइजर्स की। अब ये कंडीशन विद जीरो डिवाइजर की आ गया कि कब ली कि जब P1 और P2 दोनों प्राइम ना लेकर के एक प्राइम ले लूँ और एक नॉट प्राइम ले लूँ और उनका जो मोड है वो क्या ले लूँ एक नॉट प्राइम एलिमेंट से करते हैं तो हमें 0 मिलता है, यानी P1 और P2 का मल्टीप्लाई 0 मिलता है, बट दो एलिमेंट जिनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नॉन जीरो। तो ये कंडीशन किसकी आ गई विद जीरो की, बट हम लेके क्या चले थे वो एक इंटीग्रल डोमेन है, तो हमें इसका क्या मिला कॉन्ट्राडिक्शन मिला। तो इसका मतलब क्या है कि जो P हमने लिया था कि वो प्राइम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो एक जो कि क्या है रॉन्ग है और P क्या है प्राइम नंबर होना जरूरी है। ठीक है, अब हम इसका क्या लेके चलते हैं कन्वर्स में क्या लेके चलते हैं कि P एक प्राइम नंबर है, प्रूफ करेंगे वो एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन के लिए प्रूफ क्या करना है कि अगर a डॉट b इक्वल टू 0 लेके चलते हो तो लास्ट में या a 0 आना चाहिए या b 0 आना चाहिए। तो हम लेके चलते हैं P एक प्राइम नंबर है, अगर P एक प्राइम नंबर है दो एलिमेंट है वो जो किसी दिन से बिलोंग कर रहे हैं हमने ले लिया। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि आप ये कंडीशन लेके चल सकते हो कि a मल्टीप्लाई उसमें मोड p और दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 तो मिलता है, बिल्कुल मिल रहा है, अभी जस्ट ऊपर करके गए हैं। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई b इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से चीज याद रखो कि a मल्टीप्लाई p b इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रही हो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a मोड p b इक्वल टू 0 आ रहा है। अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो कि इसको लिख सकते हो p है वो a और b के मल्टीप्लाई को डिवाइड करता है, यानी a और b का मल्टीप्लाई जो है इसको कौन डिवाइड करता है p, यानी p डिवाइड करता है a एंड b के मल्टीप्लाई को। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि p है a b है वो डिवाइडेबल है किससे p से। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि p या तो a को डिवाइड कर रहा होगा या p b को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, या तो p a को डिवाइड कर रहा होगा या b को डिवाइड कर रहा होगा। अब दोनों में से कोई, अब p एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर p एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर या तो उसके लिए या तो यहाँ पे 0 होना चाहिए क्योंकि 0 ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है। ठीक है, तो अब या तो a 0 होना चाहिए इसके लिए या तो उसके लिए उसको डिवाइड कर जाएगा, या b 0 होना चाहिए जिसके लिए वो उसको डिवाइड कर जाएगा। तो ये कंडीशन किसकी होती है, जब आप लेके क्या चले थे, ये कंडीशन लेके चले थे कि a डॉट b इक्वल टू 0 तो आपके पास लास्ट में क्या मिला या a 0 या b 0। तो ये कंडीशन किसकी होती है इंटीग्रल डोमेन की होती है। इसका मतलब क्या है कि जो रीडिंग आपको दे रखी है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। ये देखो सेम लिखा हुआ है कि a मल्टीप्लाई b मोड b इक्वल टू 0 है, तो वो अब इसका मतलब क्या है कि p है a और b के मल्टीप्लाई को डिवाइड कर रहा है। ये साइन डिवाइड का होता है कि p है वो a एंड b को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या या तो p a को डिवाइड कर रहा है या p b को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि प्राइम नंबर के लिए 0 प्राइम नंबर सिर्फ 0 को ही डिवाइड करता है प्रॉपर, तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, दोनों में से कोई एक एलिमेंट तो 0 होना चाहिए ताकि p a b को डिवाइड कर जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि a इक्वल टू 0 या b इक्वल टू 0 ये कंडीशन होती है इंटीग्रल डोमेन की। इसका मतलब जो ZP है आपका विदाउट जीरो डिवाइजर एक रिंग है, इसका मतलब क्या है कि ZP एक इंटीग्रल डोमेन है। और इस साइड में चीजें लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो छोटे होने चाहिए, उसके मोड से हमेशा छोटे होने चाहिए। जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ पर कि P1 मल्टीप्लाई P2। अब इसका मतलब क्या है कि जो P1 और P2 है वो P से छोटे होने चाहिए, ये लिखा हुआ है कि जो P1 और P2 है वो P से लेस देन होने चाहिए। उस कंडीशन के अंदर ये कंडीशन लगती है कि P इक्वल्स टू P1 मोड P मल्टीप्लाई मोड P2। ठीक है, तो ये है, ये आपकी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे रखी तो दोनों तरफ से आपको लेकर प्रूफ करनी थी। सबसे पहले आपको एक इंटीग्रल डोमेन लेके चलना था और प्राइम नंबर प्रूफ करना था। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ले ली और प्राइम नंबर प्रूफ कर दिया। फिर इसका कन्वर्स ले लिया कि p प्राइम नहीं, फिर इसको ले लिया कि p प्राइम है तो प्रूफ कर दिया वो एक इंटीग्रल डोमेन है। तो बहुत अच्छी थ्योरम है ये। और नेक्स्ट हम मैंने डेफिनेशन करवा चुकी हूँ आपको इंटीग्रल डोमेन की। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, अगर सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब वो एक इंटीग्रल डोमेन है। सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म को छोड़कर वो कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, फिर मैंने ये रिमार्क बताया था कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन में मैक्सिमम 2 एलिमेंट होना चाहिए। ये मैं आपको थ्योरम में क्लियर कर चुकी हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि उसमें से एक 0 होता है और एक नॉन 0 होता है। फिर मैंने बता दिया इसकी प्रूफ करने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं। ये चारों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए,
उसी के लिए ही वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है। फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया जिससे आपको मैंने चारों के चारों कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा दी कि इन चारों कंडीशन के लिए वो एक इंटीग्रल डोमेन होता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रल डोमेन से रिलेटेड ये टॉपिक है फील्ड, ठीक है, और वो क्लियर करेंगे। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन थ्योरम मिलता है तो आप खुद से करिएगा। थैंक्स।